जय हिंद दोस्तों आज जो हमारी पहली क्लास होने वाली केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग जानेंगे पदार्थ के गुण। दोस्तों सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपने आर्मी के एग्जाम में यहाँ पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं इसके कुछ मेन आपको पॉइंट भी वो बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूरे चांस से क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। पर दोस्तों यहाँ मैं जितने पॉइंट आपको बता रहा हूँ और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान से नोट करते हुए चलना। दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ आपके एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन वहां पे नहीं जाएगा। यहां सबसे पहले मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं पहले आप ये सारे पॉइंट जरूर नोट यहां पे कर लेना। तो दोस्तों पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा, जो जो मैं चीजें बताता चलूं सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करते चला। हम लोग यहाँ पे दोस्तों केवल पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें ही यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि दोस्तों अपना जो एग्जाम जून महीने में लगा हुआ है हम इसी को टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक महीने के अंदर मेन सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट वहां पे सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग की आप प्रैक्टिस भी वहां पे हो सके। बस आप भरोसा करके जो मैं चीजें बता रहा हूं, जो मैं पॉइंट यहाँ पे नोट करा रहा हूं आप नोट करते चलना। आपके एग्जाम में यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। तो वही दोस्तों ये क्लास हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आया था आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में ये एक चीज पूछी गई थी हमसे, ये बताओ जो जल का शुद्धतम रूप है ये क्या होता है। जहां पे ये चार ऑप्शन आपके दिए गए थे जब ये नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आप राइट आंसर क्या कहोगे, जल का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग किसी रिप्लाई कमेंट के ना दे पाए उसके लिए आप परेशान वहां पे नहीं होना, क्योंकि दोस्तों आपके पास जितना टाइम अब बच रहा है टाइम आप अपना वेस्ट मत करिए। जो चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ बस सारे पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। तो इसका दोस्तों आंसर आप क्या कह दो, ये दोस्तों हो जाएगा वर्षा का जल। क्या हो जाएगा, वर्षा का जल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर वर्षा की जल की बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट और इसके नोट कर लेना जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों पहला पॉइंट ये एक नोट करना, कभी अगर आपसे ये पूछा जाता है अच्छा एक हमें ये बताओ जो आपका समुद्री जल होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो आपका समुद्री जल होता है इसका ये बता दो पीएच मान क्या होता है। तो कभी आपसे अगर समुद्री जल का पीएच मान पूछा जाता है आप क्या कहोगे, आप सीधा सीधा बोलोगे ये होता है आपका 7.5 से लेके 8.4 तक ये आपका यहाँ पे इसका पीएच मान समुद्री जल का यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कभी एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताओ जो वर्षा, यहां नोट करना वर्षा की जो बूंदे होती हैं, क्या लिखोगे, जो आपकी वर्षा की बूंदे होती हैं इनका जो गोलाकार होता है गोलाकार रूप किस वजह से होता है, ये भी चीज क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो गोलाकार अगर कभी आपसे पूछा जाता है तो इसका मेन रीजन क्या हो जाएगा, आप बताओ क्या, पृष्ठ तनाव। क्या बता दोगे यहाँ पे, पृष्ठ तनाव हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। पृष्ठ तनाव यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और आपका ये चीज हो जाता है, कभी भी आपसे अगर इस पृष्ठ तनाव का अगर कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए अच्छा ये चीज भी हमें बताओ जो आपका पृष्ठ तनाव होता है इसका एसआई मात्रक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसआई मात्रक अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए तब आप क्या कह दोगे, तब आप कहोगे न्यूटन मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या कह दोगे, आप कहोगे न्यूटन मीटर, इसका एसआई मात्रक आपका हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्रव का अगर ताप बढ़ा दिया जाए, ये भी पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि द्रव का ताप अगर बढ़ाने पे, द्रव का ताप बढ़ाने पर जो इसका पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ जो आपका तनाव होता है इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या कह दोगे, पृष्ठ तनाव उसका क्या हो जाएगा, आप कहोगे कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, आप कहोगे कम हो जाएगा। ये चीज पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना। और दोस्तों कभी अगर नॉर्मली चीज आपसे ये पूछ ली जाती, एक पॉइंट और यहाँ पे ये नोट कर लेना कि जो आपका जल का पीएच मान क्या होता है। केवल अगर ये वर्ड लिख के आ गया जल का पीएच मान बता दीजिए क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो आप कहोगे ये होता है 7, आपका यहाँ पे हो जाता है। दूसरा ये सारे पॉइंट अगर आप तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है
जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर ना हो, ये सारे पॉइंट आप एक बार यहाँ पे नोट जरूर आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका टेक्निकल के एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि ये बताओ वायु के नमूने में क्या है। जहां पे ये चार ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे, वायु के नमूने में क्या है, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके ही एग्जाम में वहां क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ऐसी तैयारी वहां पे करनी है। और जो मैं पॉइंट बता रहा हूं सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। तो वायु के नमूने में क्या है, तो आप क्या कह दोगे, इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों कभी आप देखोगे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, फिर उससे कम कौन सी है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, जो ये आपकी वायु होती है, अगर यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करें कौन सी गैस का क्या परसेंटेज यहाँ पे आपका होता है, तो आप पहले क्या बताओगे। देखो एक पॉइंट ये नोट करना यहाँ पे, जो आपका सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, आपकी नाइट्रोजन होती है। तो यहाँ पे क्या कह दोगे, सबसे ज्यादा जो वायु में गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी बताओगे, नाइट्रोजन। इसका परसेंटेज देखा जाए ये होता 78 आपका 07% यहाँ पे होता है। और नाइट्रोजन के बाद किसका नाम आता है, उसके बाद आपका नाम आएगा ऑक्सीजन गैस का यहाँ पे आता है। दोस्तों यहाँ पे इनका जो परसेंटेज मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूं, ये परसेंटेज भी लिखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन की बात करें ये आपका 20.93% होता है, पर ज्यादातर आपके एग्जाम में वहां पे 21% लिखा रहता है। तो 20.93% लिखा हुआ है या फिर 21% लिखा है, आपको उसी में टिक वहां पे कर देना है। इसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा, आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या कह दोगे, आप कहोगे कार्बन डाई ऑक्साइड यहाँ पे आप कह देना। इसका परसेंटेज भी आपसे पूछा जाता है, तो कभी आपसे इसका परसेंटेज अगर पूछ लिया जाए क्या कहोगे, 0.03% इसका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, इसके बाद आपकी आर्गन गैस भी आती है और अन्य गैस क्या आ जाएगी, आपकी यहाँ पे आर्गन गैस भी आती है और कुछ अक्रिय गैसेस, पर ज्यादातर आपका नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ही आपसे यहाँ पूछा जाता है। तो ये आपकी जो तीन गैस है इनको आप इनके परसेंटेज याद कर लेना। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सारे पॉइंट एक बार यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों अगर एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करना, एक आपकी जो रेडॉन गैस आती है, एक क्या नोट करना यहाँ पे, जो आपकी रेडॉन गैस आती है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, किसका, रेडॉन गैस का। तो एक यहाँ पे पॉइंट ये नोट कर लेना, यहाँ पे रेडॉन, एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना कि जो आपकी रेडॉन गैस होती है, यहां इसके आगे ये चीज नोट करना है, रेडॉन को छोड़कर, रेडॉन गैस को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें, सभी अक्रिय गैस आपकी वायुमंडल में पाई जाती, सभी अक्रिय गैस आपकी वायुमंडल में पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है कि ये बताइए अच्छा कि ये वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती। आप क्या बताओगे, रेडॉन जो गैस होती है ये वायुमंडल में आपकी नहीं पाई जाती। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नोट करना, अगर यहाँ अक्रिय गैसों की बात हो रही है, जो आपकी ये अक्रिय गैसें होती है इसका एक अन्य नाम भी होता है। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना, अक्रिय गैस को क्या कहते हैं, नोबल गैस। अक्रिय गैस को आपको नोबल गैस यहाँ पे कहते हैं, नोबल गैस से भी आपकी कही जाती है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछा गया कि प्राकृतिक, अगर कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक अक्रिय गैस, प्राकृतिक आपकी जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, इनकी अगर संख्या आपसे पूछी जाए, इनकी संख्या क्या बताओगे, संख्या आपकी 6 यहाँ पे हो जाती है। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट भी आ जाते हैं जो आपको यहाँ पता होने चाहिए, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका परसेंटेज यहाँ पे याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है,
ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनके परसेंटेज अच्छे से आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आपका जीडी के एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, क्या बनने से वहां पे लग जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो जंग का सूत्र भी आपसे यहाँ पूछा जाता है, और आपने देखा होगा ये भी कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जंग से बचाने के लिए हम लोग उसमें किसका यूज करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये पूछा था कि जंग लगने का रीजन क्या होता है, कि किस वजह से जंग वहां पे लोहे में लग जाती है। तो कुछ पॉइंट इसके भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, फेरस और फेरिक, क्या हो जाएगा, फेरस और फेरिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये अगर पूछा जाता है कि जो जंग लगना कैसी अभिक्रिया होती है, तो आप क्या हमेशा कहोगे जो लोहे पे जंग लगता है ये एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर वहां पे कर लेना। तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, जंग, लोहे में जंग लगना, आप बताओगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन दोस्तों कुछ एग्जांपल और नोट कर लेना, क्योंकि यहां से एग्जाम में कई लगभग हर बार क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने पहले पेपर दिए होंगे तो आप देखा होगा जहां पे ये पूछा जाता है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी आपका भौतिक परिवर्तन, कौन सा रासायनिक परिवर्तन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऐसी आपकी रासायनिक अभिक्रिया कुछ एग्जांपल और यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे दोस्तों एक ये आप यहाँ पे नोट करना, कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दूध से जब दही बनती है, दूध से दही का बनना ये कैसी अभिक्रिया है, तब भी आप कहोगे ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ अच्छा जो मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया, आप कहोगे रासायनिक अभिक्रिया, ये भी आपकी यहाँ पे हो जाती है। और ये तो हमें पता ही है कि लोहे में जंग लगना ये कैसी अभिक्रिया है, ये भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो जाती है। ये तीन एग्जाम्पल वो आपके हैं जो आपके अक्सर रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपके सारे रासायनिक अभिक्रिया आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। और दोस्तों लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, क्या नोट करोगे, लोहे में जंग लगना एक आपकी ऑक्सीकरण क्रिया वहां पे होती है। और अगर कभी ये पूछा जाए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका ये बता दो, अच्छा सामान्य सूत्र भी आप बता दो क्या हो जाएगा। तो क्या बताओगे, सामान्य सूत्र इसका हो जाएगा Fe, क्या बताओगे, Fe2O3XH2O, XH2 आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका X दिया जा रहा है, X क्या होता है, ये अणुओं की संख्या होती है। ये X क्या होता है, यहाँ पे अणु की संख्या आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मूला भी आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए अच्छा जंग लगने के दो प्रमुख कारक क्या होते हैं, तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जंग लगने के प्रमुख कारक आपके क्या होते हैं, इसके दो मेन कारक आपके हो जाते हैं लोहे में जंग लगने की। एक क्या बताओगे, एक आप बताओगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक पॉइंट क्या बताओगे आप, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाएगी। दूसरा क्या बताओगे, दूसरा आप बताओगे क्या, नमी की उपस्थिति, नमी की आप बताओगे उपस्थिति आप यहां पे बता दोगे। अगर आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति है, नमी की उपस्थिति है, तो लोहे पे जंग आपका वहां पे लग जाता है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि लोहे में जंग लगने से इसका वजन क्या होगा, इसके वजन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वजन, अगर लोहे में जंग लग गई है तो इसके वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्या कहोगे, इसका जो वजन हो जाएगा कैसा हो जाएगा, आप कहोगे वजन इसका बढ़ जाता है। वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे, ऐसा पूछेगा अगर लोहे में जंग लग जाता उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप सीधा सीधा क्या करो, उसका जो भार होगा वो आपका बढ़ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। अब एक लास्ट पॉइंट ये नोट कर लेना कि जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप क्या कहोगे, यहां पे जस्ते का लेप करते हैं। क्या करते हैं हम लोग,
जस्ते का आपका लेप यहाँ पे किया जाता है, ये पॉइंट नोट कर लें। और जिसे क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण। इसे क्या कहा जाएगा, इसे आपका कहा जाएगा गैल्वेनीकरण। इसे कहा जाता है गैल्वेनीकरण कहा जाएगा, या फिर या फिर लिख के आएगा जस्तीकरण, या फिर लिख के आएगा जस्तीकरण, वहां पे लिख के आएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट दोस्तों वो पॉइंट है जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर कभी पूछा गया लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका लेप करते हैं, आप कहोगे जस्ते का लेप होगा। और ये जो लेप होता है इसको क्या कहा जाएगा, आप कहोगे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण आपका ये कहा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना दोस्तों। यहाँ मैं पूरा कंप्लीट आपको करा दूं, पहले पूरा टॉपिक ये कवर करना, फिर देखना आप इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाता है कि नहीं जाता है। तो कोई क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, बस सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर आपके होने चाहिए। एक दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व होता है। जहां पे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे जब ये नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, तो क्या कह दोगे आप, तो यहां पे कहेंगे हम कि ऑक्सीजन को तनु करता है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। इसके दोस्तों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सारे क्वेश्चन यहां पे आप नोट जरूर करना, जो आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वही करा रहा हूं जो कि हमारे एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन वहां पे हुआ करते हैं। तो सारे पॉइंट आप जरूर यहां पे नोट कर लेना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पेपर में ये कभी पूछा गया है कि पौधों में, ये पॉइंट यहां पे नोट करना सीधा सीधा, क्या कि पौधों में नाइट्रोजन, क्या लिखोगे यहां पे, पौधों में आपका नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सबसे अच्छा स्रोत क्या, ये सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन वहां पे लिख के आएगा। तो आप क्या कह दोगे, यूरिया। आप इसका आंसर क्या राइट बताओगे, आप बताओगे यूरिया, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा आपका हो जाएगा। क्या बता दोगे, यूरिया। तो आप देखा होगा हम लोग खेतों में जो यूरिया डालते हैं यही रीजन आपका यूरिया का डालने का आपका वहां पे हो जाता है। इसके बाद एक पॉइंट दोस्तों ये आप यहां पे नोट कर लेना कि अगर कभी ये पूछ लिया जाए जो आपकी यूरिया होती है, अब ये बताओ यूरिया में आपका नाइट्रोजन, यूरिया में आपका जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की मात्रा अगर आपसे कभी पूछी जाए क्या मात्रा आपकी यहां पे हो जाती है, तो मात्रा दोस्तों आप कितना कहोगे, ये आपकी हो जाएगी कितनी, 46% आपकी यहां पे हो जाती है। तो आपने देखा होगा जो घरों में यूरिया आपकी आती वहां पे खेतों में डालने के लिए, वहां पे देखना उसी बोरी में साफ साफ लिखा रहता है नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है, वहां पे आप देखोगे ये 46% आपका लिखा हुआ वहां पे आ जाएगा। 46% आपको लिखा वहां बिल्कुल आपको दिख जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये मार्क कर लेना कि जो आपका यूरिया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूरिया पहला क्या लिखोगे, यूरिया पहला आपका कार्बनिक, क्या लिखोगे, यूरिया पहला आपका कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, प्रयोगशाला में आपका ये बनाया गया था। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये हमें बता दो जो आपका यूरिया होता है, अगर कभी ये पूछा जाए यूरिया का बताओ सूत्र क्या आपका हो जाएगा, तो यूरिया का सूत्र आप क्या बताओगे, कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे यूरिया का सूत्र होगा NH2CO NH2, ये क्या हो जाएगा, यूरिया का सूत्र आपका हो जाएगा। अब एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये भी यहाँ पे नोट कर लेना जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया था कि ये बताओ जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर में कितने परसेंट आपका नाइट्रोजन यहां पाया जाता है, तो आप क्या कह दोगे, मनुष्य के शरीर में 3% आपका नाइट्रोजन है। कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 3%
नाइट्रोजन आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना, ये हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको एक एक वही पॉइंट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक बार अच्छे से नोट जरूर करना अगर आप चाहते हैं भाई हमें इसी बार अपना एग्जाम क्लियर करना है। सारे मैं मेन पॉइंट बताऊंगा आप, क्योंकि फिलहाल अपना एक ही टारगेट है, अपना एग्जाम क्लियर करना। तो यहाँ मैं कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, कोई फालतू चीजें नहीं बताऊंगा, वही चीजें बताऊंगा जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे। सारे पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता। अभी मैंने बताया था इसका सब आंसर आपको कि लोहे में जब जंग लगता है उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या बताओ, कुछ अधिक हो क्या होता है, भार उसका बढ़ जाता है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहां मैंने कुछ चीजें और बताई थी, लोहे में जंग लगना कैसी अपक्रिया, आप बताओगे रासायनिक अपक्रिया होती है। और जो इसका फार्मूला था, फार्मूला भी मैंने बता दिया। और लोहे में जंग लगना एक आक्सीकरण अपक्रिया भी होती है। ये पॉइंट नोट करना, ये मैंने अभी नहीं नोट करा, ये भी यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपका क्या लिखोगे यहाँ पे, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना या तो रासायनिक अपक्रिया आपका लिख के आएगा या फिर आपका लिख के आएगा कैसा हो जाएगा, आक्सीकरण अपक्रिया, या फिर क्या आपका लिख के हुआ आ गया वहां पे आक्सीकरण अपक्रिया आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। कैसा हो जाएगा, आक्सीकरण अपक्रिया। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और जो जंग का सूत्र फार्मूला मैंने पहले इसका वहां पे नोट करा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों मैं कुछ पहले आपको एक पॉइंट बता देता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद मैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन वहां पे डिस्कस करूंगा। पहले कुछ मैं आपको वो पॉइंट बता देता हूं इस चैप्टर के कि ये पॉइंट हमें कंफर्म होने चाहिए। अगर अपना ये पूरा चैप्टर जो पदार्थ का गुण वाला है ये हमें क्लियर वहां पे होना चाहिए। तो दोस्तों पहला आप क्या बताओ, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये नोट करना, एक ये पूछा जाता है जो पृथ्वी होती है, तो साफ साफ यहाँ पे नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनका सीरियल पता होना चाहिए हमें। क्या नोट करोगे, पृथ्वी की भूपरपट्टी में, पृथ्वी की जो आपकी भूपरपट्टी होती है, पृथ्वी की जो आपकी भूपरपट्टी, क्या नोट करोगे, पृथ्वी की यहाँ पे जो आपकी भूपरपट्टी होती है, भूपरपट्टी में यहाँ पे तत्वों का क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तत्वों का ये बताओ क्रम क्या है। तो आप तत्व क्रम क्या बताओगे, तो यहाँ पे इनका सीरियल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है, ये बताओ पृथ्वी की परपटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। या फिर ये पूछा जाएगा पृथ्वी की भू परपटी में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, या तीसरा पूछेगा, चौथा पूछेगा। तो इसके लिए आप कम से कम इनका परसेंटेज, इनका सीरियल पता वहां पे होना चाहिए। तो यहां पे दोस्तों आप क्या कहोगे, अगर पृथ्वी की भू परपटी में तत्वों का क्रम पूछा जाएगा तो आप क्या हो, सबसे पहले नाम लोगे किसका, ऑक्सीजन का। सबसे पहले हम किसका बताएंगे, हम बताएंगे सबसे ज्यादा आपका कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद किसका नाम आएगा, तो कहोगे इसके बाद नाम आता है सिलिकॉन का। इसके बाद नाम किसका आएगा, आप बताओगे सिलिकॉन का। और सिलिकॉन के बाद किसका नाम बता दोगे, आप बताओगे यहाँ पे एल्यूमिनियम का। इसके बाद किसका नाम बता दोगे, एल्यूमिनियम का नाम बता दोगे। एल्यूमिनियम के बाद किसका नाम बताओगे, इसके बाद आपका आएगा आयरन। इसके बाद आपका आयरन होता है। आयरन के बाद किसका नाम आता है, वो आपका आता है कैल्शियम का। किसका नाम आएगा, कैल्शियम का आएगा। कैल्शियम के बाद किसका नाम आता है, वो बताओगे आप सोडियम का। किसका नाम आएगा, सोडियम का। सोडियम के बाद कौन सा क्रम आता है, ये आपका पोटेशियम है। इसके बाद कौन सा आएगा, पोटेशियम आपका हो जाएगा। पोटेशियम के बाद कौन आएगा, एक और आप यहाँ पे नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। एक और नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। एक और नाम नोट कर लेना, क्या, मैग्नीशियम का। एक नाम नोट करो किसका, मैग्नीशियम का। ये दोस्तों क्रम नोट कर लेना। यहाँ पे वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, आप कहोगे ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। और यही तो यहाँ पे अगर पहला पूछा जाएगा आप बताओगे ऑक्सीजन का, सेकंड नंबर क्या आएगा, आप बताओगे सिलिकॉन का, थर्ड नंबर बताओगे आप एल्यूमिनियम का नाम बताओगे। तो ये पूरा सीरियल यहाँ पे जब पता होगा तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे। अगर दोस्तों परसेंटेज की बात करें तो आपका ऑक्सीजन होता है
ये आपका 46.6% आपका ऑक्सीजन होता है। और सिलिकॉन की बात करें, ये आपका 27.7% आपका सिलिकॉन होता है। और इसके बाद जो आपका एल्यूमिनियम आता है, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, और इसके बाद जो आपका एल्यूमिनियम आता है, ये आपका 8.13% आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आयरन होता है, आयरन का परसेंटेज आपका 5% होता है। जो कैल्शियम आपका यहाँ पे हो जाता है, ये 3.63% आपको यहाँ पे हो जाता है। ये दोस्तों इनका परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे हम खुद ही देख रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या है आपका ऑक्सीजन, सेकंड नंबर है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। तो इनका क्रम दोस्तों आप जरूर याद कर लेना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनका, कि पहला सबसे ज्यादा क्या है, सेकंड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में क्या है। जब इनका क्रम पता होगा तभी आप इनके आंसर यहाँ पे आप दे पाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये नोट कर लेना, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है, अच्छा ये हमें बता दो कि मनुष्य के शरीर में क्या पूछ लिया जाए, मनुष्य के शरीर में तत्वों का क्रम, तत्वों का अगर क्रम आपसे पूछ लिया जाए तब आप इसका आंसर क्या बताओगे। कि मनुष्य के शरीर में तत्वों, हमने भू प्रॉपर्टी का देख लिया वहां पे। अब अगर मनुष्य के हमारे शरीर में पूछ लिया जाए कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन कम है, अगर इनका सीरियल क्या आपका हमारा यहाँ चलने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहोगे, यहां भी आप कहोगे सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन ही है। अगर इसका भी पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा आप किसका बताओगे, ऑक्सीजन का ही नाम बताओगे। सबसे ज्यादा किसका नाम बता दोगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन ही यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऑक्सीजन, शायद इसमें गलत हो गया शब्द यहाँ पे, ये आप सही कर लेना। सबसे ज्यादा किसका क्रम आ जाएगा, आप यहां बताओगे किसका, ऑक्सीजन का। यहां पे नोट क्या कर ले, सही कर लेना नाम, यहां पे सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये वर्ड आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नंबर 1 पे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के बाद फिर किसका आएगा, फिर बताओगे कार्बन। हमारे शरीर सेकंड नंबर में क्या है, कार्बन आ जाएगा। कार्बन के बाद क्या बताओगे आप, हाइड्रोजन। इसके बाद क्या बता दोगे आप, बताओगे यहाँ पे हाइड्रोजन बताओगे। हाइड्रोजन के बाद फिर क्या आएगा, आप बताओगे नाइट्रोजन। फिर क्या बता दोगे, नाइट्रोजन। इसके बाद किसका नाम बताओगे, इसके बाद हम बताएंगे कैल्शियम का। इसके बाद किसका नाम बताओगे, कैल्शियम का। कैल्शियम के बाद किसका नाम बता दोगे आप, फास्फोरस का। इसके बाद किसका नाम बता दोगे आप, फास्फोरस का। और फास्फोरस के बाद कौन फिर क्या आएगा, आप बताओगे पोटेशियम। इसके बाद क्या आ जाएगा, आप बताओगे पोटेशियम आएगा। पोटेशियम के बाद क्या आ जाएगा, सोडियम। सोडियम लिख लेना। सोडियम के बाद क्या आ जाएगा आपका, क्लोरीन। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, क्लोरीन आपका आ जाएगा। तो ये दोस्तों क्रम लिख लेना कि अगर मनुष्य के शरीर में तत्वों का क्रम पूछा जाता है तो ये सारे क्रम आपको यहाँ पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। हो सकता है वहां पे आपका ऑक्सीजन वाला वर्ड आपको स्किप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, आपको ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए जाए, तो तब आपको कार्बन बोलना है। या फिर मान लो ये दोनों आपके स्किप कर दी, ये भी आपका स्किप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस दे दिया गया, तो यहां पे तब आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन बताओगे। तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे जब इसका पूरा सीरियल क्रम आपको यहां पता होगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते, कभी डाउट वहां पे मत लेना कि भाई हम तो ऑक्सीजन पढ़ के गए हैं, ऑक्सीजन तो दिया ही नहीं, इसमें कार्बन दे रहा है। तो भाई अगर ये ऑक्सीजन स्किप कर दिया गया तब आप कार्बन, आपका आंसर वहां पे हो जाएगा। तो ये सीरियल आप एक बार यहाँ पे नोट करना, आपका ये इंपॉर्टेंट चीजें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट और यहाँ पे नोट करना। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट में धातु अधातु जो होते हैं, इनके भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यही कुछ पॉइंट आपको नोट करा देता हूं जो कि अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। सारे पॉइंट नोट करना। अगर हम बात किसकी कर लें, धातु की, अगर हम धातुओं की बात यहां पे कर लें तो दोस्तों पहला पॉइंट धातुओं के बारे में आप क्या नोट करोगे, यहां पे ये नोट करो, धातुएं होती, इनकी जो आपकी अंतिम कक्षा होती है, धातुओं की जो आपकी अंतिम कक्षा होती है, तो यहां पे ये पूछा जाता है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, यहां पे वो हो जाएगी 1 2 3। आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन यहां पे पाए जाते हैं। क्या कहोगे, 1 2 3, लास्ट में इनके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं। ये पॉइंट नोट करना। और इसके बाद अगर कभी आपसे ये चीज पूछ ली जाती है, अच्छा ये बताओ हमें अभी तक ज्ञात
कुल धातुओं की संख्या क्या है? कुल धातु की संख्या अगर आपसे कभी पूछी जाए तो क्या कहोगे? तब आप कहोगे 92 आपकी यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों यहाँ दो ये सारे पॉइंट है, सीधा सीधा पूछा जाएगा अभी तक ज्ञात कुल धातुओं की संख्या क्या है, ये पूछा जाएगा। आप क्या कहोगे? 92। या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताओ धातुओं की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप 1 2 3 ये नोट करना, आपके 1 2 3 आपके ये इलेक्ट्रॉन वहां पे आपके हो जाते हैं। इसके बाद उसे एक पॉइंट ये नोट करना कि अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया सबसे कम गलनांक, सबसे कम गलनांक बिंदु वाला धातु का नाम बता दो, धातु क्या आपकी हो जाएगी। तो किसका नाम बताओगे? आप बताओगे मरकरी का नाम। किसका नाम बता दोगे? आप बताओगे मरकरी का नाम, आपको यहां पता होना चाहिए। ये तो हो गया सबसे कम गलनांक बिंदु वाला धातु हो गया। और यहीं पे अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उच्च गलनांक, अगर ये पूछ लिया जाए उच्च गलनांक बिंदु, उच्च गलनांक लिख लेना, या फिर तथा क्वथनांक, उच्च गलनांक तथा एक नोट करना क्वथनांक वाला। अब ये बताओ इसका धातु बता दो जिसका आपका उच्च गलनांक भी हो उच्च क्वथनांक भी हो, तब किसका नाम बताओगे? तब आप बताओगे टंगस्टन का। किसका नाम बता दोगे? आप बताओगे टंगस्टन का नाम याद करना। ये सीधे सीधे पॉइंट आपके पेपर यहां पूछे जाएंगे। इसके बाद उसे एक पॉइंट ये नोट करना, कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया सर्वाधिक क्रियाशील, अगर कभी ये पूछा गया आपसे सर्वाधिक क्रियाशील ठोस तत्व क्या हो जाएगा? तो किसका नाम बता दोगे? आप बताओ किसका? लिथियम का। किसका नाम बताओगे? लिथियम का नाम आप यहां बताओ। किसका नाम बता दोगे? लिथियम का नाम यहां पे आप बता देना। और एक पॉइंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछा गया सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, क्या पूछा गया? सर्वाधिक क्रियाशील, अगर केवल आपका तत्व ही यहां पूछ लिया जाए, केवल यहां पे ठोस शब्द ना लगे, केवल ये पूछा सर्वाधिक क्रियाशील तत्व का नाम बता दीजिए, तो आप किसका नाम बताओगे? तब बताओगे आप यहां पे सीजियम का। किसका नाम बता दोगे? यहां बताओगे सीजियम का नाम, यहां पे आपको पता होना चाहिए। अगर एक पॉइंट और यहां पे ये नोट करना, सर्वाधिक क्रियाशील गैस अगर पूछी गई, सर्वाधिक क्रियाशील अगर गैस तत्व आपसे पूछ लिया, गैस तत्व कौन सा हो जाएगा, तब आप किसका नाम बताओगे? तब नाम बताओगे फ्लोरीन का। किसका नाम बता दोगे आप यहां पे? फ्लोरीन का नाम आप बताओगे। फ्लोरीन का नाम आप बता दीजिएगा। तो ये दोस्तों आप सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले पॉइंट आपके मैंने नोट करा दिए हैं। ये पूछेगा सबसे कम गलनांक बिंदु वाला धातु निम्नलिखित में से क्या है? आप मरकरी बताओ। ये सारे पॉइंट पहले एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ पे एक बार पहले नोट कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आप जब भी पेपर देने जाओगे, यहां से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको यहां से दिख जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट एक बार एक एक करके आप यहाँ पे जरूर नोट कर लेना, क्योंकि सारे आपके इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में यहाँ पे पूछे जाते हैं। सारे पॉइंट एक बार यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया आवर्त सारणी में कुल द्रव तत्व, अगर एक चीज ये बता दो आप, आवर्त सारणी में कुल, आप बताओ द्रव तत्व, यानी ये मान लिख लेना कमरे के ताप पर इनका नाम बता दो क्या हो जाएगा। कि आवर्त सारणी में कुल द्रव तत्व अगर कभी पूछा तो यहाँ पे जो आपके ये द्रव तत्व होते ये वर्ड आपका लिखा जाएगा। तो द्रव तत्व कभी भी आपका पूछा जाएगा तो ये सारे नाम आप एक बार यहाँ पे नोट कर लेना। ये क्या हो जाएंगे? आपके कमरे के ताप पे ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? द्रव तत्व यहाँ पे आपके हो जाएंगे। तो ये नाम सारे आप यहाँ पे नोट कर लेना। अब दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ये बताओ आवर्त सारणी में कुल ठोस धातु, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आवर्त सारणी में कुल,
ये तो आपके द्रव हो गए। कुल ठोस, कुल आपके ठोस धातुओं की संख्या अगर आपसे कभी पूछी जाए, ये बताओ कुल ठोस धातुओं की संख्या क्या है, तो आप क्या कह दोगे, ये आप कहोगे क्या 89 आप यहां पे बता दोगे। अब इसके बाद तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक चीज ये बताओ, एकमात्र, एक पॉइंट ये यहां पे नोट करना, एकमात्र द्रव, एकमात्र द्रव जो आपका रेडियो सक्रिय प्रकृति का है, रेडियो सक्रिय आपका ये प्रकृति का है, किसका नाम बताओगे, आप बताओगे फ्रांसियम का। किसका नाम बता दोगे, फ्रांसियम का नाम आप यहां पे बता देना। अगर पूछा गया एकमात्र द्रव जो रेडियो सक्रिय है, किसका नाम बताओगे, फ्रांसियम। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम नोट करा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अपने को एग्जाम वहां पे क्लियर करना, चाहे आप रट लो इन्हें, चाहे पढ़ लो, तभी मैं कह रहा हूं पेन और कॉपी लेके बैठा, जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं सारे पॉइंट आप यहां पे नोट करते चलना। ये पॉइंट टू पॉइंट जो मैं वही दोस्तों बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा पूछेगा एकमात्र द्रव जो रेडियो सक्रिय प्रकृति का, आप फ्रांसियम का नाम यहां पे आपको बता देना है। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आवर्त सारणी में कुल रेडियो सक्रिय तत्व पूछा गया, अगर ये पूछ लिया गया आपसे कभी आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कुल रेडियो क्या पूछा गया, रेडियो सक्रिय तत्व बताओ कौन कौन से आपके हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, आप इनकी संख्या बताओगे, 42 आप यहां पे बता दोगे। एक लास्ट पॉइंट दोस्तों यहां पे ये नोट कर लेना कि पृथ्वी पर सर्वाधिक आपका सर्वाधिक दुर्लभ तत्व का नाम बता दो, वो क्या हो जाएगा, तो यहां पे किसका नाम बताओगे, ये आपका हो जाएगा क्या, स्टेटिन हो जाएगा। क्या नाम बताओगे यहां पे नाम नोट कर लेना, क्या हो जाएगा आपका स्टेटिन का नाम यहां पे आप नोट कर लेना, स्टेटिन आपका हो जाएगा। और यहां पे दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट वेरी हो जाए, जो पेपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों ये आपका पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां पूछा जा चुका है। एक ये इंपॉर्टेंट मार्क, वैसे दोस्तों मैं सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट नोट करा रहा हूं, लेकिन ये 3 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां से अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहां पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आप यहां पे एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाता है अगर कि ये बता दो, अच्छा आप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्व जिसे आप किस में रखते हैं, केरोसिन में, जिसे आप कैरोसिन तेल में, कैरोसिन तेल कौन सा होता है, मिट्टी का तेल होता है, तब जिसे कैरोसिन तेल में रखते हैं उनके नाम बता दो, तो नाम क्या बताओगे, नाम आप यहां पे नोट कर लेना, इनको सभी को क्या कहते हैं, कैरोसिन तेल में आपके ये रखे जाते हैं। और ज्यादातर आपको ये सोडियम, तो बहुत ही बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोडियम को कहां पे आपका रखा जाएगा, आप कहां बताओ, कैरोसिन तेल जो आपका मिट्टी का तेल होता है वहां पे ये आपका रखा जाता है। तो ये पॉइंट यहां पे नोट कर लेना। और दोस्तों कभी आपसे अगर ये पूछा जाए उभयधर्मी, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया गया, अच्छा एक ये बता दो उभयधर्मी धातु कौन कौन से होते हैं, उभयधर्मी धातु आपके कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे नाम यहां पे आपको पता होने चाहिए। ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके उभयधर्मी धातु आपके यहां पे हो जाएंगे। तो ये सारे नाम आप एक बार यहां पे नोट कर लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे आपके उभयधर्मी धातु आपके यहां पे हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बोरिंग क्लास लग रही हो भाई, तो भाई बोर बिल्कुल आपको नहीं होना, क्योंकि भाई अपना एग्जाम पास में आ रहा है। यहाँ पे कई बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, भाई कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा, उसके लिए आप परेशान न हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि टाइम आपका भी वेस्ट हो, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। बस जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप सारी चीज नोट करते हुए चलना। अपना टारगेट दोस्तों बस एक ही, यहाँ पे आपका एग्जाम क्लियर कराना वहां पे। और जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर आप सारी चीज ध्यान से नोट करते चलते, तैयार करते चलोगे, आप
आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे। आपको हर क्वेश्चन में वही कराऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट होता है, और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप बोर बिल्कुल मत होइएगा, और सारे जो मैं पॉइंट करा रहा हूं आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, एक पॉइंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये चीज पूछ ली गई, अच्छा ये भी बता दो, मैं उभय धर्मी धातु हमने नोट कर लिया, उभय धर्मी अगर कभी आपसे अधातु पूछा गया, उभय धर्मी अधातु बता दो कौन सा हो जाएगा, तो किसका नाम बताओगे, सिलिकॉन का। किसका नाम आप बता दोगे, यहाँ पे आप नाम बताओगे सिलिकॉन का नाम आप यहाँ पे बता देंगे सीधा सीधा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट एक ये नोट कर लेना, आपकी ऊष्मा का कुचालक, अगर कभी आपसे पूछा गया ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का कुचालक धातु बताओ कौन कौन से हैं, तो किसका नाम बताओगे, तो एक तो दोस्तों आपका क्या होता है मरकरी, एक क्या आपका हो जाएगा, एक तो आप लिखोगे यहाँ पे मरकरी लिख लेना, इसके बाद एक क्या लिख लोगे यहाँ पे लेड, एक क्या हो जाएगा आपका लेड, एक ये नाम यहाँ पे आप नोट कर लेना। अब इसके बाद कभी दोस्तों ये पूछा गया विद्युत का सर्वाधिक कुचालक, अगर आपसे कभी ये पूछा गया विद्युत का सर्वाधिक, विद्युत का सर्वाधिक कुचालक, कुचालक धातु का नाम बता दो, क्या आपका हो जाएगा, तो किसका नाम बताओगे, एक तो आपका होगा लेड, एक क्या हो जाएगा आपका लेड हो जाएगा, और ये तो लेड हो गया। और वहीं पे दोस्तों ये तो हो गया धातु, और यहीं पे अगर कभी आपसे अधातु पूछ लिया जाता है, अधातु का नाम बता दो क्या हो जाएगा, तो किसका नाम बता दोगे आप, सल्फर का, किसका नाम बता दोगे, सल्फर का। ये तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया धातुओं के, वो मेन पॉइंट बताया जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक बार नोट कर लेना, नहीं तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में चाहना बाद में नोट कर लेना, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट तैयार करके आपको जाने, अगर आप चाहते हैं भाई इस बार हम अपना एग्जाम क्लियर कर ले, तो जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, जैसी चीज मैं बता रहा हूँ सारे आप यहाँ पे तैयार करते हुए चलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम अधातुओं के बारे में कुछ पॉइंट आपको नोट करा देता हूं। एक तो ये पूछा जाता है जो अधातुआं होते हैं इनकी अंतिम कक्षा में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कभी अगर आपसे पूछा गया इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, आप बताओगे 4, 5, 6, 7 एवं 8, इतने आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके होते हैं। पहले ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों एक पॉइंट इसका ये नोट कर लेना, जो आपके अधातु होते हैं ये आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाए जाते हैं, ये एक पॉइंट ये नोट कर लेना, आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के दाएं भाग में, दाएं भाग में पाए जाते हैं। एक पॉइंट ये यहां पे नोट कर लेना। पहला तो ये नोट करना अधातुओं के जो अंतिम कक्षा होते इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ये नोट कर लेना। एक ये नोट करना आवर्त सारणी किस भाग में पाए जाएंगे, आप बताओगे दाएं भाग में आपके ये वहां पे पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये नोट कर लेना, अगर कभी आपसे ये पूछा गया अभी तक ज्ञात कुल अधातु, अगर कभी पूछा गया ज्ञात अधातु की संख्या बता दो, अधातुओं की संख्या आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो आप क्या कह दोगे, अधातुओं की संख्या आपकी 22 यहाँ पे हो जाएगी। कितनी संख्या बता दोगे आप, 22 संख्या यहाँ बता दोगे। तो ये दोस्तों आपके तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों जो आपकी अधातुएं होती ना, ये ठोस हो गया, द्रव हो गया एवं गैस हो गया, ये तीनों अवस्थाओं में ही आपके अधातुएं वहां पाई जाती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में आपकी ये पाई जाएंगी। तो पहले ये 3 पॉइंट इसके आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों धातुओं के बारे में एक पॉइंट ये नोट करना कि कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, अच्छा ये भी हमें बता दो, जैसे हमने धातुओं के बारे में देखा था कि गैसीय धातु क्या है, कि कौन से धातु ऐसी हैं जो गैसीय अवस्था में आपकी पाई जाती है। तो गैसीय धातु में क्या क्या आप नोट करोगे, जैसे आपका एक हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद आपने बताया हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे जो आपको मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूं, ये सारे सारे आप यहाँ पे नोट कर लेना। ये सारे सारे किसमें होते हैं, आपकी गैसीय अवस्था में ये अधातुएं आपकी वहां पे पाई जाती है। तो ये सारे नाम एक बार नोट कर लेना। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अधातु गैसीय अवस्था में आपकी पाई जाती है, तो वहां पे कुछ अधातुओं के नाम आपको दे देगा और एक नाम आपको इनमें से दे देगा, और यही नाम आपके गैसीय अवस्था में आपकी पाई जाएंगे। तो ये सारे नाम एक बार यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि
एक पॉइंट ये नोट करना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। एकमात्र द्रव अधातु, एकमात्र द्रव अधातु का नाम आप बता दो। अगर कभी ये लिख के आता एकमात्र द्रव अधातु का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो किसका नाम बताओगे? आप बताओगे इसका ब्रोमीन का। किसका नाम आप बताओगे? यहाँ पे ब्रोमीन का नाम आप यहाँ बता दोगे। अब इसकी दोस्तों परमाणु संख्या की बात करें ना, इसकी जो परमाणु संख्या होती है, तो परमाणु संख्या आप क्या बता दो? ये होती है आपकी 35, क्या हो जाएगी? 35 आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो ये दो पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आप नोट करना कि गैसीय अधातु कौन कौन से, ये सारे नाम यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग। और इसके बाद पूछा गया एकमात्र द्रव अधातु क्या आपकी हो जाएगी? तो आप इसका ब्रोमीन का नाम याद करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट और यहाँ पे धातुओं की ये नोट कर लेना। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया सबसे हल्का ठोस अधातु, अगर आपसे ये पूछा गया सबसे हल्का ठोस अधातु, सबसे हल्का ठोस अधातु का नाम बता दो, क्या हो जाएगा? तो किसका नाम बताओगे? आप बताओगे किसका? बोरान का। किसका नाम बता दोगे? यहाँ पे बोरान का नाम आप बता दोगे। और कभी अगर आपसे दोस्तों ये चीज पूछी गई सबसे भारी, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए सबसे भारी ठोस, सबसे भारी ठोस अधातु का नाम आप बता दो, तो किसका नाम बताओगे? तब बताओगे आप एस्टेटीन का। किसका नाम बता दोगे? एस्टेटीन का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा, इसका नाम आप यहाँ पे बता दोगे। और कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक चीज ये हमें बता दो, सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस अधातु, सबसे भारी गैस अधातु कौन सी आपकी हो जाएगी? आप किसका नाम बताओगे? रेडॉन का। किसका नाम बताओगे? आप रेडॉन का नाम आप यहाँ पे बता दोगे। ये पॉइंट नोट करना। एक पॉइंट दोस्तों ये यहाँ पे नोट करना, अगर कभी ये आपसे पूछ ली गई वायुमंडल में, वायुमंडल में सबसे अधिक, वायुमंडल में सबसे अधिक गैसीय, सबसे अधिक गैसीय आपकी अधातु कौन सी हो जाएगी? सबसे गैसीय अधातु कौन सी हो जाएगी? किसका नाम बता दोगे आप? यहां बताओगे नाइट्रोजन का। किसका नाम आप बता दोगे? नाइट्रोजन का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट आपके अधातुओं के आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट करना, अगर भाई हमें इसी बार अपना एग्जाम क्लियर करना है। अगर ये सारी चीज आप यहाँ पे तैयार करते चलोगे, आपका भाई बिल्कुल एग्जाम क्लियर होगा। बस ये सारे पॉइंट आपके क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ उपधातुओं के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि जो आपकी उपधातुएं होती है। दोस्तों यहाँ पर इतना जान लो उपधातुओं की संख्या क्या होती है, इनके नाम जान लो, इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है। उपधातु इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु आपकी है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो आप क्या कह दोगे? उपधातुओं के नाम संख्या क्या होगी? आप 7 यहां बता दोगे। कौन कौन से होते हैं आप इनका नाम एक बताओ। क्या? बोरान। एक नाम क्या बता दिया आप यहाँ पे? बोरान बता दिया। ये हो गया हमारा बोरान हो गया। इसके बाद किसका नाम बताया आपने? बताया सिलिकॉन का। इसके बाद किसका नाम आपने बता दिया? इसके बाद एक नाम हमने बता दिया, सिलिकॉन का नाम आपने बता दिया। इसके बाद किसका नाम बता दिया आपने? जर्मेनियम का। किसका नाम आपने बता दिया? जर्मेनियम का नाम आपने यहां बता दिया। ये सारे आपके उपधातुएं आपके हो जाएंगे। इसके बाद एक नाम आपने बताया आर्सेनिक का। किसका नाम बताएंगे आप यहाँ पे? आर्सेनिक का। एक नाम आप यहाँ पे ये नोट कर लेना। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? एंटीमनी। इसके बाद क्या आप किसका नाम बताओगे यहाँ पे? एंटीमनी का नाम नोट कर लेना। ये एंटीमनी क्या हो जाएगी? आपकी ये उपधातु हो जाएगी। इसके बाद उसमें आपका एक टेल्यूरियम आता है। क्या आपका आएगा? टेल्यूरियम आपका आता है। टेल्यूरियम भी क्या हो जाएगी? आपकी उपधातु हो जाएगी। टेल्यूरियम की ये संकेत आपका हो जाएगा। इसके बाद उसे एक और नोट करना जो आपका पोलोनियम होता है। क्या? पोलोनियम। पोलोनियम भी आपकी उपधातु आपकी हो जाएगी। इसका संकेत क्या हो जाएगा? आपका पीओ। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे नाम नोट कर लेना। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यहां पर इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपकी उपधातु है या उपधातु नहीं है। यही चीज आपसे वहां पूछी जाती है। अगर ये सारे नाम पता है तो आप इसका आंसर आसानी से वहां पे दे सकेंगे।
तो ये सारे नाम एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट यहां पे जान लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आपका टेक्निकल के एग्जाम में ये पूछा गया आपसे कि ये बताओ उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने पर मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस क्या है, उस गैस का नाम बता दो, जो टेक्निकल के एग्जाम में क्वेश्चन यहां पूछा गया था। दोस्तों यहां मैंने अभी जो पॉइंट बताए ना सारे पॉइंट नोट जरूर करना, क्योंकि हर पॉइंट मैंने एक पॉइंट वही चीजें बताई हैं जो फिलहाल अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बता दोगे, आप बता दोगे एथिलीन का। किसका? एथिलीन का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया गया, ये अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका एथिलीन है, अगर आपसे कभी पूछा गया एथिलीन का आविष्कार, एथिलीन जो आपकी गैस है, अगर कभी ये पूछा गया इसका आविष्कार किसने किया था, तो किसका नाम बताओगे आप? नाम बताओगे बेचर का। वैज्ञानिक का नाम क्या बता दोगे? बेचर। ये इंपॉर्टेंट, एथिलीन से कई सारे क्वेश्चन अभी पूछे भी जाएंगे। अगला जो अपना चैप्टर आएगा जहां पे हम लोग वहां पे एथिलीन की डिटेल से सारी चीजें वहां पे जानेंगे। फिलहाल आप इसमें इतना ही जान लो, एथिलीन का आविष्कार किसने किया? बेचर ने किया था। और वहीं पे अगर इसका अणुसूत्र की बात करें क्या हो जाएगा? C2H4 आपका ये अणुसूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपकी एथिलीन गैस होती है, क्या बताओ, ये आपके दम घोटू एवं विषैली गैस यहाँ पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे एक हाइड्रोजन वर्ड लिखा हुआ है, इसमें क्या बताओगे? ये सबसे आपकी हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस क्या बताओगे? सबसे आपकी ये हल्की गैस आपकी वहां पे हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे एक एसिटिलीन दिया जा रहा है, एसिटिलीन में क्या बताओगे? एसिटिलीन का दोस्तों प्रयोग कहां पे होता है? तो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लें एसिटिलीन के बारे में, कि यहाँ पे ये चीज नोट करना है कि कृत्रिम, क्या लिखोगे यहाँ पे? कृत्रिम रूप से फल पकाने में, कृत्रिम रूप से फल पकाने में इसका यूज वहां पे होता है। आप देखा होगा कि जो कई सारे फल ऐसे होते हैं जो हम लोग कच्चे तोड़ लाते हैं घर में, अगर हमें जल्दी वहां पकाना होता है तो लोग वहां पे क्या करते हैं, वहां पे इसी एसिटिलीन का ही यूज वहां पे किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे हल्की गैस पूछी गई, हाइड्रोजन नाम बताओगे। अगर ये पूछा गया कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तब आप किसका नाम बताना है? आपको वहां बताना है एसिटिलीन का नाम आपको यहाँ बता देना है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने अभी जो कराए, ये सारे पॉइंट एक बार आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद उसे एक अपना अगला सवाल आता है, इसमें यह चीज पूछी जा रही है, तापमान के केल्विन पैमाने पे जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तापमान के केल्विन पैमाने पे जल का क्वथनांक आपका वहां पे क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या बताओगे? जल का क्वथनांक हो जाएगा 373। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कभी आपसे ये पूछा गया, देखो कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करना, अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि जो आपका प्रेशर कुकर होता है, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, प्रेशर कुकर में आपका जो जल का, जो आपका क्या होता है, जल का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका होता है? तो आप क्या कहोगे वहां पे? 120 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो घरों में हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? 120 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये यहाँ पे नोट करना, एक क्वेश्चन ये आपसे एक बार पूछा गया था कि जो सूर्य का तापमान है, अगर आपसे ये पूछा गया सूर्य का तापमान आप कितना आपका होता है, क्या बताओगे आप? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आप बता दोगे। तो यहाँ दोस्तों ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लेना कि प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड कहोगे, और सूर्य का तापमान क्या होगा? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहाँ पे कह दोगे। और दोस्तों जो आपका ये केल्विन होता है ना, इसको हम लोग कैसे संकेत के रूप में लिखते हैं? आपका ये के यहाँ पे लिखा जाता है, क्या के द्वारा ये डिनोट वहां पे आपका किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार नोट करिएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका टेक्निकल के एग्जाम में ये पूछा गया,
बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? जो बारूद होता है किसका मिश्रण होता है? इन 4 ऑप्शन बताओ, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, तो शायद हर बच्चा इसका आंसर यहाँ पे जानता भी होगा कि बारूद किसका मिश्रण आपका हो जाएगा। तो क्या बता दोगे यहाँ पे? ये दोस्तों आपका हो जाएगा नाइट्रस, सल्फर व काठ कोयला जो चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका बारूद होता है इसमें क्या बताओ, ये आपका प्रभावी विस्फोटक होता है। क्या होता है? प्रभावी विस्फोटक आपका होता है। और वहीं पे दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रासायनिक सूत्र दोस्तों आप इसका क्या बता दो, ये आप बताओ क्या? C6। क्या बताओगे यहाँ पे? C6H2NO2 क्या हो जाएगा? NO2 आपका क्या हो जाएगा? NO2 आपका C6 हो जाएगा, और यहाँ H2 हो गया आपका NO2 का होल 3 हो जाएगा, और CH3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया गया इसका निर्माण किसने किया, इसको बनाया किसने था, इसका निर्माण किसने किया था? तो वैज्ञानिक का नाम क्या बता दोगे यहाँ पे? आप बताओ क्या? जूलियस। वैज्ञानिक का नाम क्या बता दोगे यहाँ पे? जूलियस बिल ब्रांड ने इसका निर्माण वहां पे किया था। तो दोस्तों बारूद के बारे में ये सारे पॉइंट नोट करना। बारूद का सूत्र क्या हो जाएगा, ये नोट कर लेना। बारूद का आविष्कार, निर्माण किसने किया, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे नोट कर। जैसे एक डायनामाइट था, डायनामाइट भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं उसके बारे में कराऊंगा। फिलहाल ये जानो, बारूद का सूत्र नोट कर लेना क्या होता है। अब ये किसका मिश्रण होता है, आप ये मिश्रण देख लेना। इसका निर्माण किसने किया, ये निर्माण यहाँ पे आप देख लेना। ऐसे दोस्तों एक आपका RDX भी आता है। एक आपका दोस्तों क्या आता है, एक आपका जो RDX होता है, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। जो RDX विस्फोटक आपका होता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी ये नोट करना, ये आपका प्रबल विस्फोटक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रबल आपका विस्फोटक दोस्तों आपका ये यहाँ पे हो जाता है। अब यह दोस्तों आपका नाइट्रामाइड है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका नाइट्राएमाइड आपका ये हो जाएगा, ये नोट करना। और वहीं पे दोस्तों ये अगर पूछा जाए, अच्छा इसका सूत्र बताओ, इसका सूत्र आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या बताओगे, O2 क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, हो जाएगा ये NNCH2 आपका ये सूत्र यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये कभी पूछा जाए जो आपका RDX होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म क्या लिखोगे यहाँ पे, रिसर्च, RE, क्या इसका नाम पूरा फुल फॉर्म नोट कर लेना, क्या हो जाएगा आपका फुल फॉर्म, RESEACH एंड डेवलप्ड एक्सप्रेसिव, क्या हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट यहाँ पे आप ये नोट कर लेना कि जो आपका बारूद होता है इसका सूत्र क्या है, निर्माण किसने किया, जो आपका RDX होता है इसका क्या बोला जाता है, सूत्र क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट वेरी हो जाता है, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके और बनते हैं। तो यहां से आपको इनका पूरा सीरियल आपको पता होना, तभी आप इसके आंसर यहाँ पे दे पाओगे। तो दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया सर्वाधिक आघातवर्ध धातुएं कौन सी आपकी होती हैं, तो इसका सीरियल दोस्तों ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। क्या पहला गोल्ड हो जाएगा, ये आप इसका सीरियल यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे गए हैं। तो ये पूरा सीरियल यहाँ पे नोट, कोई भी आपका यहाँ पे दे सकता है, जो भी आपका नाम यहाँ पे देगा आपको उसका आंसर यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले क्या दिएगा, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन से इसमें, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर 1 पे क्या गोल्ड है यहाँ पे, तो आप सीधा क्या कह दोगे, सोना आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है सोना ना दिया होता तो इसके बाद हम किस पे टिक करते, आप प्लेटिनम पे यहाँ पे टिक करते। तो यहाँ पे ये सीरियल जब आपको पता होगी तभी आप इसका आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दो चीज और नोट कर ले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा यहाँ पे मान लो आघातवर्ध आपसे पूछा गया, अब यहाँ पे कभी आपसे दोस्तों ये पूछ लिया गया, अच्छा एक चीज ये हमें बता दो, सर्वाधिक तन्यता धातु,
एक बताओ तन्यता धातुओं का क्रम क्या होता है। यहां पे आघात वर्ग लिखा, अब यहां पे अगर तन्यता लिख जाता तो आंसर क्या बताते। या फिर दोस्तों एक और ये बता दो, यहाँ पे सर्वाधिक, एक चीज और यहाँ पे ये आप बता दो, कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया सर्वाधिक जंग, सर्वाधिक जंग प्रतिरोधक, जंग प्रतिरोधक अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या बताओगे। तो दोस्तों अगर कभी आपसे तन्यता के बारे में पूछा जाए, तन्यता तो होता क्या है, जैसे कि आप कोई धातु उसको हम कितना पतला वहां पे खींच सकते हैं, वो होती तन्यता होती है। और आघात वर्ग दोस्तों ये होती है, उसे हम उस धातु को कितना पीट सकते हैं, पीटते पीटते वो एकदम चपटी हो जाए, पतली हो जाए, तवे के रूप में हो जाए, तो ये आपके आघात वर्ग होती है। यहां अगर तन्यता का पूछा जाए कितना हम मतलब बारीक तार के रूप में उसे खींच सकते हैं, ये तन्यता वाला गुण होता है। तो यहाँ पे क्या क्रम हो जाएगा आप बताओगे। नंबर एक पे यहाँ भी आपका गोल्ड ही आएगा, सोना ही आपका आएगा, फिर आपका प्लेटिनम आपका हो जाएगा। ये सारे जो नाम मैं नोट करा रहा हूं इसका क्रम आप जरूर यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि यहां से अगर आपको ये क्रम याद रहेगा तो आप इनके आंसर आसानी से वहां पे दे पाएंगे। क्योंकि यहां से कोई भी हो सकता है पहला न दे दूसरा न दे, लेकिन कोई ना कोई आपके ऑप्शन वहां पे नजर आ जाएंगे। तो ये पूरा क्रम आपको यहाँ पता होना चाहिए। और पूछा गया अगर कभी सर्वाधिक जंग प्रतिरोधक अगर आपसे पूछा गया तो किसका क्रम आपको याद होना चाहिए। यहां भी आपका पहला नाम गोल्ड ही आपका आएगा, तब भी आपको ये क्रम यहाँ पे, ये आपको क्रम यहाँ पूरा आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर आसानी से वहां पे दे पाएंगे। तो यहाँ पे इसका क्रम क्या हो जाएगा, ये क्रम आप अच्छे से यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब ये दोस्तों यहां से क्या होता है, ये थोड़े आपको डाउट लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इनका क्रम याद करोगे, ज्यादा नहीं तो दोस्तों कम से कम आपको इनके चार चार नाम तो स्टार्टिंग चार नाम तो सभी के आपको पता ही वहां पे होने चाहिए, ताकि यहां से आप इनके आंसर आसानी से आप दे सके। तो इनके सारे के नाम जो मैंने नाम नोट कराए ये सारे अच्छे से नोट कर लेना, एक बार सारे पॉइंट नोट कर लीजिए बात, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है। बताओ क्या इसमें से मिश्रण आपका नहीं यहाँ पे, तो क्या कहोगे। कांच मिश्रण है, पीतल मिश्रण, स्टील मिश्रण, जो ग्रेफाइट होता है ना, ये कोई मिश्रण दोस्तों आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है ना, ग्रेफाइट एक आपका मिश्रण बिल्कुल नहीं होता, यह कार्बन का रवादार आपका अप्रूफ होता है। और दोस्तों इसमें आपकी चमक पाई जाती है। और ये जो आपका ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे ये पॉइंट भी याद करना, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया ग्रेफाइट क्या विद्युत का सुचालक होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या कहोगे। जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक आपका ये यहाँ पे होता है। ये पॉइंट यहाँ पे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ में जित कुछ पॉइंट यहाँ पे और आपके हैं मैं कवर करा दूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या होता है जैसे नोट कर लेना। जैसे जो आपका तांबा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें, जैसे आपका तांबा, एक पॉइंट ये नोट कर, दो तीन पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें। तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण जो होता है, का मिश्रण, ये मिश्रण जो दोस्तों होता है ये क्या कहलाता है, ये आपका पीतल कहलाता है। कि तांबा एवं जस्ता का जो मिश्रण हो जाएगा क्या कहलाएगा, ये आपका यहाँ पीतल आपका कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना, जैसे आपका जो टिन हो गया, एक ये नोट करना, टिन हो गया एवं सीसा, टिन हो गया एवं सीसा, टिन हो गया एवं सीसा, इनका जो मिश्रण होता है, इनका जो दोस्तों आपका मिश्रण होता है ये क्या कहलाता है, ये आपका टांका, ये क्या कहलाता है आपका टांका कहलाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टांका किसका मिश्रण होता है, क्या बताओगे। टिन एवं सीसा का मिश्रण आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर सीसा की बात हो रही है तो सीसा वाले दोस्तों एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आपका सीसा होता है, क्या होता है सीसा, ये आपका सबसे आपका अधिक स्थायी, सबसे अधिक स्थायी तत्व तो आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लें कि जो आपका लोहा एवं कार्बन, लोहा एवं जो आपका कार्बन का मिश्रण होता है ये क्या कहलाता है आपका स्टील कहलाएगा। तो लोहा एवं कार्बन का मिश्रण क्या कहलाता है आपका स्टील यहाँ पे कहलाता है। और दोस्तों जो आपका ये स्टील होता है ना, स्टील का जो निर्माण होता है किस विधि से होता है, इसका मिश्रण क्या आपने बताया, ये हो जाएगा आपका स्टील। यहां तो आपने स्टील बता दिया। और स्टील का दोस्तों जो आपका निर्माण होता है किस विधि के द्वारा होता है, आप बताओगे बेसेमर विधि द्वारा।
अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ स्टील का निर्माण किस विधि से होता है, आप बताओगे विसेमर विधि के द्वारा इसका निर्माण आपका वहां पे कराया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें पता वहां पे आपको होने चाहिए। एक बार ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा एक अगला सवाल आता है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ये बताओ वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक क्या है। अभी मैंने सारे पॉइंट इसके बारे में आपको बता ही दिया कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें आपकी पाई जाती है। आप क्या कहते हो कि नाइट्रोजन आपका यहाँ पे हो जाता है। कि जो आपका दोस्तों यहाँ मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन बताया, इसका परसेंटेज क्या लिखाया था मैंने 78,084% आपका ये हो जाएगा। वैसे ही आपका जो ऑक्सीजन होता है ये क्या था आपका यहाँ पे 20.946%, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी हो जाती है। इसके बाद आपकी एक गैस ये आपकी आ जाती है यहाँ पे 0.9340% आपकी हो जाएगी। एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका परसेंटेज क्या होता है 0.03% आपका हो जाता है। एक आपकी नियॉन गैस होती है, इसका परसेंटेज क्या 0.0018% आपका ये हो जाएगा। एक यहाँ पे हीलियम गैस होती है, इसका परसेंट 0.0005% आपका ये होता है। ये दोस्तों आपकी वायुमंडल जो गैसें पाई जाती है उनका ये परसेंटेज आपका यहाँ पे हो जाता है। तो हमें पता सबसे ज्यादा आपका क्या है, नाइट्रोजन ही आपका यहाँ पे पाया जाता है, जिसका 78.084% आपका ये वहां पाया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये बताओ हाइड्रोजन गैस सामान्य तैयार की जाती है, हाइड्रोजन गैस किसके द्वारा आपकी तैयार की जाती है, तो आप क्या कहोगे, ये आपकी जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये आपसे पूछी जाती है कि हाइड्रोजन गैस जो समस्थानिक होते हैं वो यहाँ पे नोट करना, जो हाइड्रोजन आपकी होती है क्या होती है, जो आपकी हाइड्रोजन होती है अगर कभी इसके समस्थानिक पूछे जाए, कितने समस्थानिक है, 3 है। क्या क्या, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। अच्छे से याद कर लेना, कहो तो मैं लिखवा दूं, नहीं याद ही कर लेंगे, सभी को पता ही होगा। जो हाइड्रोजन 3 समस्थानिक है क्या है, नोट कर लेना। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला हो जाएगा आपका प्रोटियम, नोट करना प्रोटियम, प्रोटियम 1H1 आपका लिखा जाता है। इसके बाद ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम आपको 1H2 आपका लिखा जाता है। फिर आता है ट्राइटियम आता है, इसका 1H3 यहाँ पे लिखा जाता है। ये नाम यहाँ पे नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया। ये आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपके यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये नोट करना कि जो आपका ये ड्यूटेरियम होता है, जो आपका ये ड्यूटेरियम होता है क्या होता है 1H2 जो आपका होता है 1H2 आपका यहाँ पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये यहाँ पे एक चीज याद करना कि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को, ड्यूटेरियम के यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना, ड्यूटेरियम का जो आपका ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं D2O, भारी जल कहते हैं। तो भारी जल का सूत्र कभी आपसे अगर पूछा जाए ये जरूर नोट कर लेना, इसको क्या कहा जाएगा, भारी जल आपका यहाँ पे कहा जाता है। और दोस्तों भारी जल के बारे में एक चीज ये हमेशा याद करना कि कभी अगर जो आपका भारी जल होता है तो कभी अगर ये पूछा गया इसकी खोज किसने की थी, क्या बताओगे, खोज हुई थी इसकी 1932 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे क्या आप नोट करोगे, इमे यूरे और क्या हो जाएगा, वासवर्न ने किया था। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो भारी जल होता है खोज कब की गई थी, किसने खोज की थी, ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये आता है, यहाँ ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाएगा, आप कहोगे सल्फर, इनमें से पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका होता है। और दोस्तों जो आपका ये सल्फर होता है, सल्फर का उपयोग आपका ब्यूटी पार्लर में बालों को विशिष्ट आकार से सेट करने के लिए वहां पे किया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ पॉइंट और क्वेश्चन करा देता हूं। एक आपका टेक्निकल के एग्जाम में ये चीज आपसे पूछी गई, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो जो आपका ताजा पानी होता है इसका हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। ऑप्शन सी आपका राइट यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि यहाँ पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ताजे पानी का घनत्व, ताजे पानी घनत्व सबसे ज्यादा
कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? आप कहोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ये होता है। तो कभी पूछा गया ताजे पानी घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है, क्या बताओगे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और जो पानी का क्वथनांक पॉइंट आपको पता ही क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लें दोनों, कि ताजे पानी का जो घनत्व होता है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका। तो ये पॉइंट एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद उसे एक सवाल ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा आपका एक तत्व नहीं है, आप ये बता दो। तो दोस्तों जो आपका पानी होता है ना, पानी क्या होता है, एक तत्व आपका नहीं होता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो जल होता है ना, ये तत्व ना होके क्या होता है, एक आपका यौगिक होता है। ये क्या हो जाएगा, आपका एक यौगिक आपको यहाँ पे हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद करना है कि जो आपका पानी होता है ये आपका एक यौगिक आपका यहाँ पे होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो जल का अणुसूत्र आप सभी को पता है क्या होता है, H2O आपका इसका अणुसूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये बात की जाए, जो आपको यहाँ पे जल दिया जा रहा है, कभी अगर आपसे ये पूछा गया, ये बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार, अगर यहाँ पे इनका अनुपात भार आपसे पूछ लिया जाए, अनुपात भार कितना कह दोगे आप? ये कहोगे ये इसका अनुपात भार हो जाएगा। और वहीं पे कभी आप अगर ये पूछ लिया गया इनका आयतन, आयतन अनुपात अगर आपसे कभी पूछ लिया गया, तो आयतन अनुपात इनका आप क्या कह दोगे? ये हो जाएगा 2:1। 2:1 यहाँ पे आप बता दोगे। तो अगर अनुपात भार पूछे या फिर आयतन अनुपात पूछे, ये चीजें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये याद करना कि जो आपका शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? आप कहोगे शुद्ध जल आपका उदासीन होता है। कैसा होता है? आपका उदासीन होता है। इसका दोस्तों जो आपका पीएच मान होता है क्या होता है? आपका 7 आपका यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपका आता है, बेकिंग पाउडर और का मिश्रण क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर और का मिश्रण यहाँ पे क्या होता है? तो दोस्तों क्या कह दोगे आप? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने क्वेश्चन कराए सारे आप अच्छे से तैयार करना, रिवीजन यहाँ पे करिएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट और जान लेना। यहाँ पे एक ये पॉइंट जान लेना कि जो आपका इमली होता है, अब ये बताओ इमली जो आपकी होती है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक ये बता दो यहाँ पे कि सेब जो होता है, सेब में कौन सा अम्ल यहाँ पे आपका पाया जाता है? तो इमली में दोस्तों आप क्या कह दोगे यहाँ पे? जो आपका टार्टरिक, क्या कह दो यहाँ दोस्तों? जो आपका क्या हो जाएगा? टार्टरिक जो आपका अम्ल यहाँ पे पाया जाएगा। और सेब में कौन सा अम्ल होता है? आप क्या कहोगे? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल यहाँ पे आपका पाया। तो ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। इमली में कौन सा अम्ल है और सेब में कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन कराए सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, इनका रिवीजन करना, इनका प्रैक्टिस करना। अगर ये सारे चीज आप तैयार करके पेपर देने जाते हैं तो आपके एग्जाम में कंफर्म है यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कल हम लोग एक अगला चैप्टर वहां पे करेंगे, जहां पे एक चैप्टर और लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में वहां पे और आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल एक अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।